स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के अजीम और बाबरकत नाम से जिसके कब्जा कुदरत में हम सब की हयात है। हम एफएससी पार्ट 1 जो न्यू कोर्स है उसका सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं और अब की बार जो 10th क्लास का नया सिलेबस आया है उसमें भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही है। तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने मैट्रिक का जो कोर्स है वो डायरेक्टली लिंक कर दिया है फर्स्ट ईयर के कोर्स के साथ। मैथमेटिक्स के केस में अगर बात की जाए तो उधर भी फर्स्ट चैप्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, इधर भी फर्स्ट चैप्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। तो हम इसको बाकायदा इसका आगाज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि आज से 400 साल पहले तक साइंटिस्ट का मानना ये था कि सबसे बड़ा जो सेट है नंबर्स का वो रियल नंबर्स ही है। तो हुआ ऐसा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ये जी कार्डानो। इन्होंने एक इक्वेशन सॉल्व की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात सॉल्व की। इनका पूरा नाम गेरोलामो कार्डानो है। तो इन्होंने ये वाली इक्वेशन सॉल्व की x² + 1 = 0। अब जब इसके इन्होंने रूट्स निकाले, सॉल्यूशन निकाला, आंसर निकाले तो वो कुछ इस तरह आया x² = -1। आपको पता है x की वैल्यू मालूम करने के लिए इस स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया। अब -1 का स्क्वायर रूट इधर आ गया तो x की वैल्यू जो आ गई ±-1 का स्क्वायर रूट। लेकिन ये वाला जो नंबर है ये तो रियल नंबर्स को बिलोंग ही नहीं किया। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट जो है वो रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, आज भी अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर -1 या -2 किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो डायल करेंगे तो उसका आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैथ एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के जो नंबर्स हैं वो तो रियल नंबर्स का हिस्सा ही नहीं है। तो ये बात गलत साबित हो गई कि 400 साल पहले कि सबसे बड़ा सेट जो है वो रियल नंबर्स का है, क्योंकि ये नंबर जो है ये तो इसमें गया ही नहीं। तो फिर साइंटिस्ट ने ये बात समझी, मैथमेटिशियंस ने ये बात की कि अभी भी कुछ नंबर ऐसे हैं जिनकी दरियाफ्त जो है वो बाकी है। तो फिर साइंटिस्ट ने ये फैसला किया कि जिस सेट में यानी कि ये नंबर जो रियल नंबर में नहीं जा रहा तो फिर जाहिरी सी बात है कोई ऐसा सेट मौजूद है जो रियल नंबर के सेट से बड़ा है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए फिर उन्होंने ये फैसला किया कि एक ऐसा सेट है जो कि हकीकी जो नंबर्स हैं, रियल नंबर जो हैं, आपने पढ़ा होगा हकीकी अदाद का सेट या रियल नंबर्स का सेट, इससे भी बड़ा है। तो अगर हकीकत से भी कोई चीज बड़ी आ जाए तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट में ले जाते हैं, इमेजिनेशन में ले जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज में ले जाते हैं। तो फिर बेटा जो बड़े नंबर आए उनका नाम रख दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों? क्योंकि उनका हकीकत के साथ जो है हकीकी नंबर के साथ कोई लिंक नहीं बना। तो फिर हमने माना कि ये बहुत मुश्किल चीज होगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज होगी, है ना। तो इसलिए उनको बड़ा नाम दे दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि एक बड़ा सेट मौजूद है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बड़ा है सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, अब ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ये कौन सा सेट है और इसमें किस तरह के नंबर है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह के हैं। तो मैं ये बात आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूजुअली आम तौर पे हम Z से डिनोट करते हैं। Z इज इक्वल टू A + आयोटा B टाइप के नंबर्स। आयोटा B टाइप के जो नंबर है ये सारा कॉन्सेप्ट यहां से आ रहा है, क्योंकि फिर ये जो चीज थी -1 का जो स्क्वायर रूट था इसको नाम दे दिया गया आयोटा। इस अलामत को बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन नहीं है ये, अपना किसी और लैंग्वेज का वर्ड है लेकिन लैटिन नहीं है। और इसको नाम दिया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आयोलर। आयलर ने बेटा इसको नाम दिया था आयोटा का। और इसमें उन्होंने कहा कि दो पार्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि Z = A + आयोटा B में दो पार्ट्स हैं, एक ये है और एक ये है। ये दोनों आगे जाके डिस्कस करते हैं किस तरह के हैं
और ये बोला गया कि ए और बी ये दोनों के दोनों रियल नंबर से होंगे, ठीक है, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स की मौजूदगी भी है, ठीक है। और साथ में ये बोला गया कि जो आयोटा होगा ये -1 के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। तो अगर हम सेट की बात करें तो आपको पता है सेट को हम क्या करते हैं, C इज इक्वल टू इस फॉर्म में लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, और इसमें का के क्या आएंगे, इसमें नंबर्स आएंगे Z आएंगे। कौन से Z आएंगे, सच दैट कि Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B टाइप के तमाम नंबर्स आ जाएंगे, और एंड A और B जो दोनों नंबर्स हैं ये कहां से होंगे, रियल नंबर से। और अगली बात ये की गई कि आयोटा जो होगा ये -1 के अंडर रूट के बराबर होगा। ये डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट की, ठीक हो गया। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बन गया तो आपको पता है फिर जिस तरह आप रियल नंबर्स के सेट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर जो पुरानी 9 थी उसमें सेकंड चैप्टर था रियल नंबर्स का, फर्स्ट जो है वो मैट्रिक्सिस का था। जो न्यू 9th आई है इसमें फर्स्ट चैप्टर है उसमें रियल नंबर्स का, उसमें आप रियल नंबर की तमाम प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं। तो अब अगर कोई सेट बन जाता है नंबर्स का तो फिर वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है। और ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है या जहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है बुक में, वहां पे ये लिखा हुआ है कि ये फील्ड की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। फील्ड की बेटे याद रख ले 5 प्रॉपर्टीज है। ये अगर आप मेरा 10th क्लास का जो लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, मैं उसका लिंक जो है वो बायो में या फिर उसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां पे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। 5 प्रॉपर्टीज जो है वो फील्ड, कोई भी सेट जो फील्ड बनेगा वो इन 5 प्रॉपर्टीज को लाजमी सेटिस्फाई करेगा। वो कौन सी है, पहली प्रॉपर्टी सुन ले, क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, चौथी है इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स, और 5वीं प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये 5 प्रॉपर्टीज जो भी सेट सेटिस्फाई कर जाए दोनों ऑपरेशंस के अंदर, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो उस सेट को हम फील्ड कहते हैं। और वहां पे ये मैं बात बयान करके आया हूं कि टोटल 3 जो बुनियादी सेट हैं वो फील्ड बनाते हैं। पहला सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जिसको अभी हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, ये फील्ड है क्योंकि आपकी बुक में ये बात शामिल है। दूसरा सेट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, जो इससे छोटा सेट है, वो भी फील्ड है। तीसरा सेट जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, वो भी फील्ड है। तो ये तीनों बातें आपने याद रखनी है कि फील्ड में कौन सी 5 प्रॉपर्टीज है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और अगली बात यह है कि इनको डिटेल से अगर आपने सीखना है तो 10वीं क्लास का वो लेक्चर सुन लीजिएगा। और उससे अगली बात यह है कि ये 3 सेट जो है ये तीनों के तीनों फील्ड है। इनमें ये 5 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन भी होल्ड करती हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती हैं। अब उससे आगे एक बात आती है कि सर क्या इनमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी कि बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो कि 4 हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, क्या ये चारों के चारों ऑपरेशन इनमें वैलिड है, इनमें अप्लाई होते हैं? तो यस, ये चारों ऑपरेशन भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई होते हैं। ये किस तरह अप्लाई होते हैं ये हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन में जाके सीख लें, क्योंकि पीछे जो बुनियादी आइडियाज दिए हैं वहां पे अगर बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। जब क्वेश्चन करने ही है तो वहां पे साथ साथ हम मेंशन कर दिया करेंगे कि ये ऑपरेशन है और ये इस तरह अप्लाई होगा। इतनी बातें समझने के बाद 1-2 बातें और समझ लें। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट बोलते हैं, ये इसका रियल हिस्सा है। और जो दूसरा पार्ट होता है जो कि आयोटा के साथ होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी। आपको मैं ये बात बताया हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये कॉम्प्लेक्सिटीज इमेजिनेशन के ऊपर बेस करते हैं, क्योंकि इनका रियलिटी के साथ, रियल नंबर के साथ कोई लिंक नहीं था, यानी कि उससे बड़ा सेट है, तो फिर इसलिए हमने इनको इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दिया। इसके बाद अगली बात जो है वो इनका कंजुगेट है।
किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, वैसे तो बुनियादी सी चीज आप पीछे पढ़ आए हैं सर्ड्स के अंदर, ठीक है, 9th क्लास में। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात सीख लीजिए। कॉन्जुगेट किसी कम्प्लेक्स नंबर का जो होता है उसको हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, z बार। ये क्या बताने जा रहा हूं, ये मैं आपको कॉन्जुगेट बताने जा रहा हूं, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, ठीक है। और कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी नंबर का, किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए आप उसके ऊपर बार लगा देते हैं, अयोटा बी के ऊपर बार लगा देंगे। अब ये कॉन्जुगेट क्या करता है, अयोटा के साथ जो भी अलामत पड़ी होगी उसको चेंज कर देगा, प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा, बस यही बात जो होती है वो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा। ए माइनस अयोटा बी ये किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब ये z अपना काम कर चुका है, तो ये z कॉन्जुगेट आ गया है, किसका, असल z ये पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, वो भी सीख लें कि अगर बेटा हमारे पास रियल पार्ट जो है वो जीरो हो जाए, यानी कि a जो है वो जीरो हो जाए, a की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, अयोटा बी टाइप, जीरो प्लस अयोटा बी, यानी कि अयोटा बी बन जाएगा। तो देखिए यहां से रियल पार्ट उड़ चुका है, खत्म हो गया है। तो जब रियल पार्ट खत्म हो जाए, सिर्फ इस तरह का अयोटा वाला पार्ट रह जाए, तो इस नंबर को बोलते हैं प्योर कम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, प्योर कम्प्लेक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे प्योर कम्प्लेक्स कौन सा होता है, तो आप बोलोगे ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट मौजूद ना हो या जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर कम्प्लेक्स। इसी तरह अगर आपके पास b की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी कि कम्प्लेक्स पार्ट जीरो हो जाए, तो z की वैल्यू क्या बन जाएगी, a प्लस अयोटा इंटू जीरो, यानी कि a। अब देखिए सिर्फ रियल पार्ट रह गया, इमेजिनरी पार्ट को आपने जीरो कर दिया, तो इस तरह का जो नंबर होगा उसको हम बोला करेंगे प्योर रियल, प्योर रियल। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका कम्प्लेक्स पार्ट जो है वो जीरो हो चुका है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ये आपके पास कॉन्जुगेट का है। अब यहाँ पे याद रख लीजिए, किसी ऐसे नंबर का कॉन्जुगेट जो कि प्योर रियल हो वो खुद होता है। जैसे अभी आपने ये नंबर देखा, ये प्योर रियल है ना, तो z इज इक्वल टू ए, z इज इक्वल टू ए, ये आपके पास क्या है, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका कंजुगेट लेंगे तो दोनों तरफ बार लगा देंगे, तो z बार भी किसके बराबर आ जाएगी, a के बराबर, क्योंकि ये पड़ा हुआ a प्लस जीरो अयोटा टाइम, तो a माइनस जीरो अयोटा हो जाएगा। तो ये भी किसके बराबर होगा, ये भी a के ही बराबर होगा, जिसके बराबर जो है वो आपका असल कॉम्प्लेक्स नंबर था, यानी कि z इज इक्वल टू a। असल नंबर आपके पास था z इज इक्वल टू a, जो कि प्योर रियल था। तो ये बात भी ज़हन में रख ले कि प्योर रियल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो खुद ही नंबर होता है, ठीक है। ये न बात भी आपको साइड पे बताई हुई है, और ये बात भी आपने सीख ली कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये चारों ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर वैलिड है, लागू है, हो सकते हैं। और उससे अगली बात ये है कि हर जो रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही है। जैसे देखें मैं अगर ये नंबर लिखता हूं 2, तो वैसे तो फिलहाल ये कोई ना कोई रियल नंबर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस जीरो अयोटा। अब जीरो भी रियल है, 2 भी रियल है, आपको ये होना चाहिए कि a और b दोनों रियल होने चाहिए, तो 2 और 0 दोनों रियल हैं, यस। तो फिर ये क्या हो गया, कम्प्लेक्स नंबर बन गया। इट मीन्स दैट कि एवरी रियल नंबर इज कम्प्लेक्स नंबर, बट हर कम्प्लेक्स रियल बन जाए ये बात जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिए। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं कि हर रियल कम्प्लेक्स बन सकता है, बट हर कम्प्लेक्स रियल बन जाए ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है आपका अगला कॉन्सेप्ट है अपना कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर्स। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर के तौर पर लिखा जा सकता है। आप याद करिए, आप मैट्रिक में ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ आए हैं। अगर आपके पास a और b कोई ऑर्डर पेयर पड़ा हो, तो a जो होता है वो x एक्सिस से, या x का जो वैल्यू होती है, b जो होती है y एक्सिस की वैल्यू होती है, तो इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे जो a होगा, यानी कि किसी कम्प्लेक्स नंबर z को ऑर्डर पेयर के तौर पे लिखा जा सकता है a और b, तो a जो होगा
ये आपका रियल पार्ट होगा और बी जो होगा ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, ये बातें भी चूंकि लिखी हुई हैं तो थोड़ा थोड़ा हम इनको भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज को मैं आपको बता आया हूं कि इनमें जो जो प्रॉपर्टी लगती है वो फील्ड वाली। ठीक है, अगर वो डिटेल से पढ़नी है तो आप मैट्रिक का जो अपना वो लेक्चर है मैं उसका ग्रुप वो जो लिंक है लाजमी जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा ताकि आप वहां से डिटेल से देख सकें। फर्दर बेटा चलते हैं तो आप कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं, उसके बाद आर्जेंट डायग्राम है। आर्जेंट डायग्राम, वैसे तो इन बातों को हमने वहां पे भी डिटेल से पढ़ लिया है मैट्रिक में 10वीं क्लास के पहले चैप्टर में, लेकिन ये भी सीख ले कि आर्जेंट डायग्राम या जी प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन। और अगली बात यह है कि इसको आर्जेंट डायग्राम क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात सीखनी जरूरी है कि जिस तरह आपके पास रियल नंबर्स को आपने उनकी ज्योमेट्री देखी थी, याद करिए जहां पे आपने दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाला, मिड पॉइंट निकाला, तो वो आपने प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस में उन पॉइंट्स को ड्रा भी किया, उन ऑर्डर पेयर को ड्रा किया एक्चुअली में। तो इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर्स की भी ज्योमेट्री है, इनको भी ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट या रिप्रेजेंट किया जाना था। तो इस काम को करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आप याद रख लें, जीन आर्जेंट। जीन आर्जेंट। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जब सारे काम कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हो रहे हैं तो क्या इनकी कोई ज्योमेट्री भी है। तो यस, किसी कम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है। किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ये बात भी सुन लें। आप क्या करते थे, याद करिए, एक इस तरह दो लाइनें बनाते थे और इनको एक दूसरे के ऊपर अमूदन या परपेंडिकुलरली रख देते थे, और ये जो एक्सिस होता था, एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं और इस एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रियल नंबर में तो ये भी रियल था, ये भी रियल था, वाई और एक्स दोनों एक्सिस रियल थे। क्या कम्प्लेक्स नंबर में भी ये दोनों होंगे, जबकि इसमें तो दो पार्ट हो जाते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो फिर इसमें क्या किया गया, जो एक्स एक्सिस था बेटा इसको कहा गया रियल एक्सिस। क्या बोला गया, रियल एक्सिस। और जो आपके पास वाई एक्सिस था उसको बोला गया इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। और अगली बात ये भी सुन लीजिए कि इसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। मान लीजिए z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है। अब आपने सीखा कि इसमें हम इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं, 2 3 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हम इसको किस तरह प्रेजेंट करेंगे, तो आइए आपको बताता हूं। आप याद करिए कि आप क्या करते थे, 1 और 2 और 3 और 4 इस तरह नंबर लगाते थे। तो x की वैल्यू कहाँ तक है, 2 तक। तो मैं 2 तक इसको चलो 4 तक लगा लेता हूँ और y को भी 4 तक लगा ले, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए x की जगह x में हमने 2 तक जाना है और y में हमने 3 तक जाना है। तो देखिए यहाँ पे जाके ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये वाला पॉइंट होगा z। क्या होगा, z, जो कि क्या है 2 और 3 है, ये ऑर्डर पेयर है। तो इस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन या जी प्लेन में जो वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब एक मेथड तो ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखना, जो काम हमने अभी किया एज ए पॉइंट। अब इसी तरह स्टूडेंट्स याद रख लें, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में एज ए वेक्टर और पोजीशन वेक्टर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहली बात आपने सीखा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं, एज ए पॉइंट बेटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, और दूसरी रिप्रेजेंटेशन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या है, एज ए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर पहले समझ लीजिए क्या होता है। पोजीशन वेक्टर बेटा ऐसा वेक्टर होता है
जिसका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे हो। ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है? ये वाला पॉइंट होता है जहां पे x और y दोनों 0 0 होते हैं और इसको अमूमन o से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है? अ वेक्टर whose initial point is at point as at origin, जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो देखें मैं इसको फिर किस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ। देखें ये मैंने एक वेक्टर बना दिया है जो कि इस कम्प्लेक्स नंबर को, आपको पता है वेक्टर के दूसरे सिरे के ऊपर तीर या एरो हेड होता है, तो मैं इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि पोजीशन वेक्टर के तौर पे देखें इस वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन के ऊपर है, ओ 0 0 के ऊपर है। तो ये अब ऐसा करने से आपको कोई ना कोई डायग्राम प्राप्त होती है, तो वो डायग्राम जो किसी पोजीशन अपना कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करने से हासिल होती है। अ डायग्राम विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज नाउन एज, बेटा इसी साइंटिस्ट के नाम से उसका नाम है, उसको कहते हैं आर्जन डायग्राम। तो बेटा आपको पता चल गया कि कोई भी डायग्राम जो कॉम्प्लेक्स नंबर में बनती है उसका भी एक खास नाम है। क्या नाम है? आर्जन डायग्राम है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगली बात सुन लीजिए। अगला जो कॉन्सेप्ट आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है वो है आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है मॉडुलस, ये भी थोड़ा सा देख ले। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा मॉड क्या होता है? मॉड असल में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है? मॉडुलस होता है। किस तरह होता है जरा सुनिए। आप थोड़ा रिकॉल करें तो आपने मॉड का फार्मूला ये पढ़ा था। फर्ज कर लें ओ और जी को इससे दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान आपने जो डिस्टेंस फाइंड करना होता था वो इस तरह करते थे ना, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इस सारे का अंडर रूट होता था। यही काम आप करते थे ना कम्प्लेक्स नंबर डिस्टेंस फार्मूले के लिए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक कम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, थोड़ा इस तीर को मैं आगे ले जाता हूँ यहाँ तक। अब इसको मैं इसके ऑर्डर पे मान लेता हूँ x और y है, इसके कोऑर्डिनेट्स x और y है। ये एक ऑर्डर पेयर बन रहा है किसी कम्प्लेक्स नंबर z का, ठीक है। या फिर बेटा आप इसको a और b भी कह सकते हैं, x और y की जगह a और b भी लगा सकते हैं। और ओरिजिन के पॉइंट्स हैं जो ऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 है, तो आप इनको नाम दे लें। मैं बेटा क्या करता हूँ, इसको x1 y1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और इसके जो पॉइंट्स हैं उनको x2 y2 का नाम दे देता हूँ, ठीक। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो देखिए किस तरह फाइंड करना है। x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से x है, x2 की वैल्यू x है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, प्लस y2 की वैल्यू क्या रखी है हमने, y रखी हुई है, y माइनस y1 की वैल्यू काके देखें 0 है, तो 0 लिख दिया और स्क्वायर ले लिया और सारे का अंडर रूट भी ले लिया। तो ये देखें x में से 0 निकला तो x ही बच जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y में से 0 निकला तो y का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर अंडर रूट। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर अंडर रूट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई से करते हैं या ए बी से करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें ये क्या चीज़ बन रही है, देखें ये वाला जो हिस्सा है ये आपका रियल पार्ट है और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो असल में जो आपके पास मॉडुलस होता है वो ओरिजिन से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है और किस तरह होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना होगा तो इसी तरीके के ऊपर काम करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे एक्चुअली में। और इसके बाद क्या है, बस इतनी सी बातें हैं। अगली बात एक और सुन लीजिए,
यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है ये ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है? ऑर्डर एक्सियम सुन ले, ऑर्डर प्रॉपर्टी या ऑर्डर एक्सियम। ऑर्डर एक्सियम सुन ले स्टूडेंट्स, क्या होता है? ऑर्डर एक्सियम ये होता है कि किसी तरतीब ही कहते हैं ना ऑर्डर को, तरतीब। तो जो आपके पास रियल नंबर थे वहां पे अगर मैं एक नंबर लेता हूं 2 और 3, आप इनमें फैसला कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपको पता है 2 छोटा है 3 बड़ा है। बट अगर मैं इसी का कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता हूं, देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता हूं Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब दूसरा बना देता हूं Z2 और उसको लिख देता हूं 3 + 2 आयोटा। तो बेटा ये हालांकि ये दोनों वैल्यूज है आगे पीछे ही हुई है, यानी कि यहाँ पे जो रियल पार्ट था वहां पे वो इमेजिनरी हो गया, यहाँ पे जो इमेजिनरी था वहां पे रियल हो गया। तो अब यहाँ पे आप फैसला नहीं कर सकते कि Z1 बड़ा है, Z2 बड़ा है या Z1 बड़ा है, ये आप फैसला नहीं कर सकते। यानी कि कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप उनके बारे में मेक श्योर नहीं है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बड़ा है कौन सा कॉम्प्लेक्स छोटा है। तो इसलिए हम ये बात कह देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में ऑर्डर एक्सियम या ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इंतहाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है। हाँ, एक ऑर्डर जरूर इसमें जो है वो करता है, लेकिन वो स्पेशल ऑर्डर है, उसका नाम है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। वो क्या होता है इतनी डिटेल में पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। तो बस इतनी बात ध्यान में रख लें कि ऑर्डर एक्सियम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं होता। और बेटा रियल नंबर या बाकी के जितने भी सेट्स हैं, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, कंपोजिट, प्राइम, इन सब में ऑर्डर एक्सियम वैलिड है, होल्ड करता है। कॉम्प्लेक्स के केस में आप फैसला नहीं कर पाते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब ये बुनियादी इंफॉर्मेशन थी जिनको पढ़ना एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जरूरी था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट्स हैं जिनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है? ज़रब के लिहाज से उलट। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ज़रब और इनवर्स का मतलब उलट। तो ज़रब के लिहाज से उलट क्या होता है किसी नंबर का? याद करिए, आप कॉम्प्लेक्स रियल नंबर में पढ़ के हैं। अगर आपके पास कोई नंबर 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/Z है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे एडिटिव इनवर्स 2 का क्या है, ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, जमा के लिहाज से उलट क्या है, तो आप स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि -2 है। ठीक है। इस तरह अगर आपके पास कोई नंबर Z है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -Z होगा। ये 2 बातें आपने बहुत अच्छे से ज़हन में रखनी है। तो हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इनवर्स फाइंड करना इन तीनों पार्ट्स का। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम आपने करना है, लेट कर लेना है Z इज इक्वल टू ये -7 और 4। अब ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा हुआ है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा हो हम उसको उसके ऑर्डिनरी फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के तौर पर लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मेशन होती है ना इस तरह की, -7 + 4 आयोटा, इसको कहते हैं, देखो ना ये x और y की वैल्यूज है, x और y की। तो ये जो x और y की वैल्यूज होती हैं इनको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म, जो भी आप कह ले। कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया बेटा। अब जब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया तो हमको इसका फाइंड क्या करना है? 1/Z। क्या फाइंड करना है? 1/Z। तो ये मैं इसको अगर 1/, में लेके जाऊंगा तो इसको भी ले जाऊंगा। ये क्या आ जाएगा? 1/-7 + 4 आयोटा। अब आप याद करें कि आपने सर्ड्स पढ़ी है, जब आपने रियल नंबर का चैप्टर पढ़ा था वहां पे आपने ये पढ़ा था अगर इस तरह की कोई चीज आ जाए 1/√2 - √3 तो हम क्या करते थे? याद करें, आपको ये बताया था कि अंडर रूट जो है कभी भी बटे में नहीं आता। अंडर रूट
कभी भी बटे में नहीं आता। अगर आ जाए तो हम क्या करते थे, इसकी दरमियान वाली अलामत को चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते थे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते थे। याद करें, ऐसा ही था ना कुछ। तो इसी तरह जिस तरह अंडर रूट बटे में नहीं आ सकता, आयोटा भी कभी भी बटे में नहीं आएगा। आ जाएगा तो फिर हम खत्म करेंगे। ये बात ज़हन में रख लीजिए कि दो चीज़ें कभी बटे में नहीं आ सकती। पहली चीज़ स्क्वायर रूट या अंडर रूट जिसको आप बोलते हैं। स्क्वायर रूट और अंडर रूट वैसे तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आप ये बात चलो फिलहाल के लिए मान लें कि सेम ही चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने दो चीज़ें, अंडर रूट और अयोटा, कभी बटे में नहीं आएगा। आ जाएगा तो ख़त्म करेंगे। ख़त्म किस तरह करेंगे, जो नीचे वाली चीज़ होगी उसके कांजुगेट के साथ। इसका कांजुगेट क्या होगा, योटा के साथ वाली अलामत चेंज करनी, आप पीछे पढ़ रहे हैं। -7 - 4 अयोटा, -7 - 4 अयोटा, इसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब ऊपर 1 के साथ ये सारी चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, -7 - 4 अयोटा, और नीचे दो कम्प्लेक्स का किसी कम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हुए नीचे रट के रख ले, याद कर ले। आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्केयर दरम्यान में हमेशा प्लस, और दूसरी वैल्यू जो भी योटा के साथ होगी उसका स्केयर लगा देंगे, तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, देखें आप एक फार्मूला पढ़ के हैं, अगर आपके पास a - b और a + b लिखा हो, पहली वैल्यू पहली के सेम हो, दूसरी के सेम हो, सिर्फ तब्दीली प्लस माइनस की हो, तो हम इसको लिख देते थे a² - b²। मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह याद करवाता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर, दरमियान में माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7 - 4 अयोटा, नीचे 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6, और ऊपर आ जाएगा -7 - 4 अयोटा। और इसको अलग अलग कर लें, यानी कि इसके नीचे अलग से कर दें, रियल के नीचे ये वाली चीज़ अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट के नीचे ये वाली चीज़ अलग कर दें। -7/65 और -4/65 अयोटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी बुक वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देता है, कहता है अगर कोई नंबर z है इस तरह का a जमा अयोटा b टाइप का, तो आप इसका 1/z का फार्मूला लिख लें। कहता है कि a/a² + b² और माइनस टाइम b/a² + b², और इसको आप यूज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो आपके पास -7/65 और -4/65 आ जाएगा, है ना। तो इसको देखो, अब कहता है कि आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। तो देखें, इसमें a जो है वो किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, b जो है वो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो आप लिख दें बस सिंपल। किस तरह लिखेंगे आप बेटा, इस तरह लिखेंगे, देखें जरा अपना, अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं तो a क्या है हमारे कम्प्लेक्स नंबर के यानी के सूरत में -7 ओवर क्या आ जाएगा, a² + b², यानी कि -7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। और इसी तरह दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा -b, इमेजिनरी पार्ट के साथ आपने माइनस लाजमी लगाना है, तो -b आपके पास आ जाएगा, नीचे 7 का स्क्वायर माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है स्टूडेंट्स। तो देखें इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा हुआ है, तो आपके पास ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे तो अभी आपने यहाँ पे सॉल्व किया, ये बन जाएगी 65 और इसी तरह -4/65। तो यूँ आप इन दोनों मेथड में से किसी भी को फॉलो कर सकते हैं। फार्मूले को यूज करके भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं और मेथड को यूज करके भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। चलें जी, अगले पार्ट्स को भी करते हैं सॉल्व, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगले जो दो पार्ट्स हैं उनको हम सोल्व करें फार्मूले को यूज करते हुए, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास आ चुका है, तो हम अगला कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करते हैं जो कि दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट का सोल्यूशन करते हैं, सोल्व करने के फौरन बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स,
लेट करना है। z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू और माइनस स्क्वायर रूट 5, इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में, और इसको लिख सकते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म में भी, स्क्वायर रूट टू माइनस स्क्वायर रूट 5 और साथ में आ जाएगा योटा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट के 1/z जो होता है, चूंकि हमको 1/z मालूम करना है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका फार्मूला है a/a² प्लस b² और माइनस टाइम b/a² प्लस b²। तो आप इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दें। a की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। नीचे आप क्या करोगे, 2 के रूट का स्क्वायर, दरमियान में प्लस लगाओगे, -5 के स्क्वायर रूट का -5, इस तरह लिख लें, -5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और दरमियान में डैश लगाओगे और ऊपर लगाओगे आप माइनस और -5 का रूट। ठीक, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इधर लगा के देखो, माइनस तो आपको फॉर्मूले में पड़ा हुआ है, और b की वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस -5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब जब इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो ऊपर आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट, नीचे देखेंगे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 5 और 2 -5 का जो अपना स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव ही हो जाता है, तो नीचे आ जाएगा 7, 5 और 2 7, और ये वाला माइनस माइनस आपस में 2 माइनस जुड़ के प्लस हो जाएंगी, तो 5 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर की शक्ल में z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट जो है वो क्या है, वो बड़ा मजे का है, उसमें एक खास बात छुपी है, वो ये है, लेट z इज इक्वल टू 1 0, और इसको लिख सकेंगे 1 + 0 अयोटा। अब ये जो नंबर है 1 + 0 अयोटा, ये जो नंबर है, याद रख लें, ये कम्प्लेक्स नंबर की, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस मार्कर से लिखूंगा ब्लू से, ये कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, जिस तरह आपने रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा, वो 1 होती थी, तो ये कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि ऐसा नंबर है जिसको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से ज़रब करोगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता था वो क्या होता था, 1/1 है ना, 1/1, तो ये भी तो 1 ही होता है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का अगर इनवर्स लिया जाए तो वो चेंज नहीं होता, वही चीज आ जाती है। तो आइए चेक करते हैं इस केस में भला क्या होता है। तो 1/z का फार्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, a/a² प्लस b² और -b/a² प्लस b², ये होता है। तो अब देखते हैं a क्या है, हमारे पास 1 है, 1/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दरमियान में -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू 0 है। 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ऑर्डर पेयर, तो देखें 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 0/1 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 और 0 ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपने जिस कम्प्लेक्स नंबर को पकड़ा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के बाद वो खुद ही आ गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बाकी के पार्ट जो हैं वो हम इंशाल्लाह करेंगे अगली वीडियो में।